कुछ बीत चुके सच्चे तो कुछ मनोरंजन किस्सों को कहानियों का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। तो देखो भाई लोग, चैनल पे सब्सक्राइबर्स की कमी है, वीडियो पे लाइक नहीं है, कमेंट्स नहीं है, तो कहानी लिखने में भी इतना मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। गीत ठीक 4 साल बाद अपनी नानी के काम आया था। पहले तो वो हर साल गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आते थे, लेकिन फिर उसके पापा ने कनाडा शिफ्ट कर लिया। वो देश ही 4 साल बाद लौट रहे थे। गाड़ी गांव की सड़क पर सरपट दौड़ रही थी और उसके मन में सारी यादें हिलोरे ले रही थी। मम्मा, वो देखो तालाब जहाँ पर हम नहाते थे। हाँ, लेकिन अब नहीं नहाना, हाइजीन का ख्याल रखना, पापा ने कहकर भेजा है। गीत ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में तो खूब सारी धूल मिट्टी में खेलने की इच्छा जग रही थी। कुछ देर बाद वो नानी के घर में थे। नानी ने अपने झुर्री वाले हाथ माँ के और गीत के सर पर रख दिए। ठंडा शरबत पीने के बाद उसका मन तो गांव के गली मोहल्लों में घूमने का कर रहा था। इशारों इशारों में मामा के बच्चों से बात हो गई कि सब सो जाएंगे तब चलेंगे, और वही हुआ। तीनों बच्चे चुपके से कमरे का किवाड़ खोलकर बाहर निकल गए। 2 पड़ोस के बच्चे भी साथ ले लिए। पहले तो तालाब में खूब नहाए, फिर आम के बगीचों में गए। यही तो असली मज़े ले रहे थे, उनकी गर्मियों की दोपहरी के, जिनको वो बहुत मिस किया करता था। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, गीत ने कहा। छुपम छुपाई, मनोज बोला। अरे हाँ वहीं, लेकिन छुपेंगे कहाँ, तरुण बोला। वो सामने बड़ा सा घर दिख रहा है ना, वहीं चलते हैं, खाली दिखता है और पेड़ भी ऊंचे ऊंचे वहाँ, गीत ने कहा। ना बाबा ना, वहाँ नहीं जाएंगे, माँ ने मना कर रखा है, चीकू बोला। माँ ने तो तालाब पर आने को भी मना किया था, गीत ने कहा। अरे वो बात नहीं है, इस बंगले में भूत रहता है, सभी गांव वाले कहते हैं, कपिल बोला। यू मीन भूत बंगला, वेरी इंटरेस्टिंग, चलो फिर देखते, गीत ने एक्साइट होकर बोला। ना भाई, मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे तो डर लगता है, चीकू बोला। डरपोक कहीं का, हम 5 हैं, कोई भूत क्या कर लेगा, चलो यार मज़ा आएगा, कुछ नहीं होता भूत भूत। डर तो सभी रहे थे, मन ही मन, लेकिन गीत की जिद के आगे किसी एक की ना चली और सब चल पड़े। बड़े बड़े घने पेड़ होने की वजह से बंगले के आसपास हमेशा अंधेरा सा ही छाया रहता था। मेन गेट से अंदर पहुंचे ऐसा लगता था मानो वहां बरसों से कोई ना आया हो। ज़मीन पर कदम सूखी पत्तियों पर पड़ते तो ऐसी चर चर की आवाज़ें आती। चीकू ने मनोज को कसकर पकड़ लिया। मरवा वाओगे यार तुम। अंदर दरवाजे पर ताला नहीं था। कमाल है, कोई ताला नहीं, गीत बोहे चढ़ाते हुए बोला। चलो अंदर चलते हैं। तरुण ने धीरे से दरवाजे पर धक्का मारा, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। चलो यार, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो अपना डर छुपाते हुए बोला। अरे कैसे नहीं खुलेगा, मिलकर धक्का मारो सभी, गीत ने कहा। उन्होंने मिलकर जोर से धक्का मारा। लकड़ी का दरवाज़ा भड़बड़ा के खुल पड़ा, मानो जैसे किसी पुरानी हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुला हो। अरे चलो भी यहाँ से, चीकू फिर बोला। नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना अंदर, कहकर चीकू वहीं रुक गया। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं ना, गीत ने फिर कहा। धीरे धीरे पांचों अंदर की ओर जाने लगे। वहाँ भयंकर सन्नाटा था, इतने जाले लगे थे कि आंखों में भर आते थे। अंदर का नज़ारा देख उन लोगों को किसी विशाल हवेली जैसा मालूम हुआ। ये पुराना घर अपने आप में ही कोई पुरानी विरासतें समेटे हुआ था। बहुत सी एंटिक धूल में जमी पुरानी मूर्तियाँ हवेली के चारों ओर लगी थी। संगमरमर से बनी छत पे महंगे महंगे झूमर हवेली पे धूल खाए झूल रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही धूल का एक बवंडर सा मानो हवेली में समा गया। अपने कदम हवेली में रख पांचों की आंखें फटी की फटी रह गई। यह हवेली अंदर से वाकई में काफ़ी विशाल मालूम हो रही थी। हवेली में कई कमरे बने थे
जिन्हें देखा जाना अभी बाकी था। हवेली में हर ओर दूर से सनीस तस्वीरें मानो उन्हें ही घूर रही हो। उन्हीं तस्वीरों में लगी एक तस्वीर जिसमें सफ़ेद टोपी, सफ़ेद सूट पहने एक आदमी जिसकी जेब में लाल रुमाल रखा था, अपनी ही शैतानी हंसी हंस मानो उन्हें ही देख रहा था। हर छोटी छोटी आवाज़ गूंजती मालूम हो। तरुण डर के मारे बोल पड़ा, चलो यार यहाँ से, अपनी आवाज़ अपनी ही कानों में आकर डराती है। यह हवेली तो ऐसे लगती है जैसे हमें ही खा जाएगी। कितनी डरावनी है। और चीकू भी कब से यही बात कह रहा है। मनोज भी बोल पड़ा, चल यार गीत को भी हवेली की और भी चीज़ें देखनी थी, मगर हवेली की वीरानी और खामोशी देख उससे भी घबराहट होने लगी थी। हाँ, चलो फिर। जैसे ही वो बाहर की ओर जाने को मुड़े, हवा का एक तेज झोंका आया और उसी के साथ हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा एक तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। चीकू की हल्की सी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। इस तेज आवाज़ में एक दूसरे की शक्ल देख पांचों के शरीर हिल गए। गीत और मनोज एक दूसरे का सहमा चेहरा साफ देख सकते थे। पसीने की एक बूंद गीत के कान से होते हुए नीचे टपक गई कि तभी पीछे से आवाज़ आई, अब नहीं जा सकते तुम लोग यहाँ से। एक बार जो यहाँ आता है फिर कभी नहीं जाता। सहमी हुई हालत में वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए पीछे की ओर पलटे, मगर उन्हें तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक घोर चुप्पी के बाद गीत बोल उठा, कौन, क्यों? एक हंसी की आवाज हवेली में गूंज उठी। चीकू कस के पकड़ते हुए मनोज के पीछे छुप गया। वो डर के मारे कांपने लगा था। इधर उधर नजरें दौड़ा, तरुण गीत के कंधे पे हाथ लगा बैठा और सेमी हालत में गीत ने तरुण के हाथ अपने कंधे पे महसूस करते हुए उसे देखा तो तरुण आंखें बड़ी बड़ी किए ऊपर की ओर देखे जा रहा था। गीत भी अपनी गर्दन उठा ऊपर की ओर नज़र दौड़ाने लगा कि तभी उसकी नज़र एक जगह जाकर टिक गई। जैसे ही उन सब ने ऊपर देखा तो पाया कि हवेली के ऊपर की ओर अंधेरे में कोई खड़ा था जिसकी चमकती आंखें साफ देखी जा सकती थी। हवेली की खामोशी में केवल दिल की बेहताशा धड़कती धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी, मगर अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धीरे धीरे वो परछाई अपने कदम बढ़ा उजाले की ओर आने लगी। सभी की आंखें उसी परछाई पे टिकी थी और उजाले में आने पे उन्होंने देखा कि सफ़ेद टोपी और सफ़ेद सूट पहने वही आदमी जिसके ऊपर की जेब में एक लाल रुमाल रखा था, वो तस्वीर वाला सामने आया। अब सभी उसे साफ देख सकते थे। पोशाक से वो इस हवेली का मालिक लग रहा था। ताजुब था कि हवेली इतनी धूल में और बिखरी होने के बाद भी उसकी पोशाक पे एक दाग भी ना लगा था। मैंने कहा ना, जो यहाँ आता है वो वापस कभी नहीं जाता।